आज हमने टॉपिक लिया है ओशन करंट। तो ओशन करंट क्या है कि जो सी है या ओशियन है, उसका अगर वाटर अगर फ्लो होता है, तो उसको ही हम ओशन करंट कहते हैं। तो ओशन करंट जो मेजरली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हॉट कह सकते हैं या वार्म कह सकते हैं और दूसरा होता है कोल्ड। तो जो यहाँ रेड वाले हैं, यहाँ यहाँ ये जो भी रेड वाले हैं, तो ये रेड वाले सारे हॉट करंट है। और अगर आप इसको देखेंगे ब्लू वाले, तो ये ब्लू वाले क्या है, तो ये सारे ब्लू वाले को क्या है, तो ये कोल्ड करंट है। तो जो कोल्ड करंट है जनरली पोल से आते हैं, तो यानी कि पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं। एंड जो हॉट करंट होते हैं या वार्म करंट होते हैं, तो वो कहाँ से होते हैं, तो एग्ज़ैक्टली इक्वेटर से कहाँ, पोल की तरफ जाते हैं। तो ये टॉपिक है ओशियन करंट। तो ये हमने लिया है विथ रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस है। तो अगर ओशियन करंट की बात करें, तो ओशियन करंट में क्या हो जाता है कि जो नीचे का पानी है ऊपर आ जाता है या ऊपर का पानी है नीचे चला जाता है। जो कोल्ड वाटर है वो नीचे रहेगा और जो वार्म वाटर है वो ऊपर रहेगा। तो उसकी वजह से कंटीन्यूअसली सर्कुलेशन ऑफ ओशन का जो वाटर है उसका या सी का जो ओशन है, सी का जो वाटर है या ओशन का वाटर है, उसमें कंटीन्यूअसली सर्कुलेशन होगा, तो उसको ही क्या कहते हैं? तो उसको ही ओशियन करंट ऐसे कहते हैं। तो ये दुनिया के कुछ करंट है कि जो आपको मेजरली ध्यान रखना है। ये देखिए सदर्न ओशियन है, अंटार्कटिका है नीचे, ऊपर नॉर्थ पोल है, तो ये आर्कटिक ओशियन के करंट है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जनरली इक्वेटर से ये करंट कहाँ लेफ्ट की तरफ जाते हैं और यहाँ जाके यहाँ इस लैंड मास को टकरा कर वापस यहाँ रिटर्न आके कुछ करंट ऊपर चले जाते हैं, तो कुछ करंट नीचे चले जाते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे यहाँ भी, तो यहाँ भी करंट एग्ज़ैक्टली इस वेस्ट साइड से यहाँ इस साइड तक जाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि एग्ज़ैक्टली करंट कंटीन्यूअसली इस रीजन में आता रहता है, इस साइड में। तो अगर दुनिया के सारे अगर आप ब बारिश के रीजन देखेंगे तो इसी रीजन में अच्छी खासी बारिश हो जाती है, इस साइड में। लेकिन अगर आप वेस्ट साइड की बात करेंगे तो वेस्ट साइड में बहुत जगह पे आपको वर्ल्ड में क्या मिलेंगे तो डेज़र्ट मिलेंगे। तो ये सारे जो डेज़र्ट है वर्ल्ड में, तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हम कोल्ड करंट का कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ कोल्ड करंट जाएगा वेस्ट साइड में, तो वहाँ क्या हो जाएगा, तो वहाँ बारिश नहीं हो पाएगी और जहाँ बारिश नहीं हो पाएगी वहाँ अपने आप डेज़र्ट बन जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ ओशियन करंट है, तो ये कुरोशिओ इम्पोर्टेंट करंट है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ गल्फ स्ट्रीम इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ अगर देखें तो लैब्राडोर करंट, और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ और एक करंट था, बट एक एक बेनिगुएला करंट है जो आपको याद रखना है। और फिर यहाँ देखेंगे तो एक अलास्का का करंट है, फिर नॉर्थ पैसिफिक करंट है, कैलिफोर्निया करंट है। तो ये सारे आपको करंट याद रखने हैं मेजरली। तो ब्लू वाले कोल्ड है एंड रेड वाले हॉट है, ये आपको याद रखना है। और हमेशा जो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो भी फ्लो ऑफ वाटर है बिकॉज़ ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, हम क कहाँ देखेंगे, यहाँ से इक्वेटर से कहाँ से वेस्ट साइड से इस साइड की तरफ कंटीन्यूअसली पानी मूव करेगा बिकॉज़ ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ कह सकते हैं। तो ओशियन करंट क्या होता है? ये कंटीन्यू डायरेक्टेड फ्लो होता है सी वाटर का, जो सिमिलर होता है रिवर की तरह। जब ओशन में रिवर जैसे फ्लो करती है, जैसे ओशन का पानी भी फ्लो करता है। तो ये एग्ज़ैक्टली प्रोफाउंड इम्पैक्ट, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट डालता है अर्थ के क्लाइमेट पे और एनवायरनमेंट पे। तो इसके इम्पैक्ट में बात करें तो ये सर्कुलेट करता है हीट को, मॉइस्चर को, न्यूट्रिएंट को, इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट पैटर्न को और शेप करता है इकोसिस्टम, जो है मरीन इकोसिस्टम है उसको शेप करता है बाय ट्रांसपोर्टिंग वाटर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से पानी शिफ्ट होगा। तो ये एग्ज़ैक्टली इसके फोर्सेस कौन-कौन है जो ओशियन करंट को कॉज़ करते हैं? तो विंड है, अर्थ का रोटेशन है, डेंसिटी डिफरेंस है। तो डेंसिटी डिफरेंसेस टेम्परेचर की वजह से भी आते हैं और सैलिनिटी जो है, तो वाटर का सैलिनिटी की वजह से भी आते हैं। तो इसके टाइप्स क्या है ओशियन करंट के? तो 2 मेजर टाइप है। तो उसमें फर्स्ट टाइप है सरफेस करंट, जो विंड की वजह से ड्रिवन होता है, और दूसरा होता है डीप वाटर करंट, तो जिसको थर्मो हालाइन सर्कुलेशन ऐसे भी कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फोर्सेस, तो जो ओशियनिक करंट है, तो ओशियनिक करंट को विंड भी ये करती है, फॉर्म करने में मदद करती है। तो विंड इट ड्राइव्स प्राइमरली सरफेस वाटर, तो विंड जो है तो सरफेस वाटर को ड्राइव करने की कोशिश करती है, व्हिच पुशेस द अपर लेयर ऑफ द ओशियन। तो अपर लेयर जो है ओशियन का, तो उसको मूव करने की कोशिश करती है। देन अर्थ के अगर रोटेशन की बात करें, तो अर्थ के रोटेशन में एक कोरियोलिस फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्लॉकवाइज शिफ्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होता है या डिफ्लेक्ट होता है इन सदर्न हेमिस्फीयर में। तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से भी
पानी का मूवमेंट होता है, जो जैसे अगर टेम्परेचर अगर कोई रीजन का अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और जो भी हाई हाइट का हाई जो हायर हाइट का जो भी पानी है, तो प प पानी कहाँ जाने की कोशिश करेगा, जो जहाँ पानी की हाइट कम है, वहाँ। और जो सैलिनिटी होती है, तो सैलिनिटी की वजह से भी क्या होता है कि जो ज़्यादा सलाइन वाटर रहेगा तो वो वाटर क्या रहेगा, नीचे बैठ जाएगा, अपने आप उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो नीचे चला जाएगा। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, डेंसिटी डिफरेंस टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से थर्मो अलाइन सर्कुलेशन क्रिएट हो जाता है। तो जो अगर डेंसर की बात करें, जो कोल्ड होता है, कोल्ड एंड जो सॉल्टी वाटर होता है, वो सिंक करता है। लेकिन जो लेस डेंस होता है वाटर, वो जनरली वार्म होता है और लेस सलाइन होता है और जो राइज़ अप करता है। अगर लैंड मास की बात करें, तो ये जभी भी पानी जब फ्लो करता है, या सी या ओशियन का वाटर जभी भी फ्लो करता है, तो ये फ्लोइंग के बीच में लैंड मासेस आते हैं, जिसको हम कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। तो बड़े-बड़े जब लैंड मासेस के साथ पानी टकराता है, तो ये जो लैंड मासेस है, तो ये बैरियर की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से उस पानी को गाइड मिलता है या इन्फ्लुएंस मिलता है टू मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो ओशियन करंट के टाइप्स क्या-क्या है? तो सरफेस करंट होता है, तो सरफेस करंट हमें जनरली जो 400 मीटर्स तक का सरफेस से 400 मीटर तक नीचे का जो भी पानी है, तो वो जनरली सरफेस करंट बनाता है। तो ये जो प्रिवेलिंग विंड्स है, वहाँ की जो लोकल विंड्स है या प्रिवेलिंग विंड है, तो उसकी वजह से ड्रिवन होता है। एग्ज़ाम्पल उसके है, गल्फ स्ट्रीम है, कुरोशियो करंट है, तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल है, जो सरफेस करंट में हमें ज़्यादा क्वांटिटी में देखते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम और कुरोशियो करंट जो है, तो उनको अदर भी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, बट मेजरली हम देख सकते हैं कि यहाँ गल्फ स्ट्रीम और कुरोशियो करंट में हम ज़्यादा विंड का इफ़ेक्ट देख सकते हैं। तो डीप वाटर करंट जो होते हैं, जनरली जो भी 400 मीटर और उससे नीचे के जो भी करंट है, तो उनको हम डीप वाटर करंट कहेंगे, जिसको थर्मो हलाइन करंट या थर्मो हलाइन सर्कुलेशन ऐसे भी कहा कहा जाता है। तो ये ड्रिवन बाय द ये जो डीप वाटर करंट है, दीज़ आर ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी। तो वाटर डेंसिटी व्हिच इज़ डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर पे, जिसको थर्मोस ऐसे कहा जाता है, और सलाइनिटी जिसको हलाइन ऐसे कहा जाता है, यानी कि थर्मो हलाइन सिचुएशन क्रिएट हो जाता है बिकॉज़ ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस एंड सैलिनिटी डिफरेंस। तो it forms a global circulation system that moves deep water around the world ocean। तो ये जो हलाइन जो सिचुएशन है या सर्कुलेशन है, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, पानी का फ्लो बना रहता है, या सी या और ओशियन का पानी कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है। तो इसके एग्जांपल है डीप वाटर करंट के, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर करंट है नियर ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड, एंड अंटार्कटिक या बॉटम वाटर है, जो वेडल सी में हम देख सकते हैं। ओशियन करंट के सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं। तो क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं ओशियन करंट, और ये रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं हीट को फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोलर रीजन। तो हम ट्रॉपिक्स यानी कि इक्वेटर का कह सकते हैं। तो इक्वेटर से जनरली जो भी हीट, मेजरली जो हीट है या ट्रॉपिकल रीजन की जो भी हीट है, वो हीट पानी की जो हीट है, वो पोलर रीजन तक फ्लो करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर रेगुलेट होते हैं। और मरीन लाइफ जो है, तो ओशियन करंट जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो ओशियन करंट जब पानी ट्रांसपोर्ट करता है, तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट भी फ्रॉम डीप ओशियन से सरफेस तक लाता है, जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ के लिए ये न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। इट सपोर्ट द मरीन इकोसिस्टम, एंड उसकी वजह से बायोडायवर्सिटी डेवलप हो जाती है। और वेदर पैटर्न जो है, ड्यू टू मूविंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट, इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर लेवल ऑफ द कोस्टल रीजन। तो अगर हम कोस्टल रीजन के अगर पूरे दुनिया भर में अगर टेम्परेचर देखें, तो ऑलमोस्ट आपको हमें सभी जगह पे जहाँ भी कोस्टल करंट जहाँ भी फ्लो होते हैं, ओशियन करंट, तो वहाँ हमें टेम्परेचर और मॉइस्चर ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही दिखेगा वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो भी कोस्टल एरिया का जो भी क्लाइमेट रहेगा या वेदर रहेगा, तो कोस्टल रीजन में ऑलमोस्ट हमें एक जैसा ही क्लाइमेट दिखेगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है, जो इन्फ्लुएंस करता है ओशियन करंट, तो ये सेंचुरीज से हम क्या कर रहे हैं, फॉर सेंचुरीज लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल है या ट्रेड है, तो उसके लिए शिप शिप है, या जो भी वाटर के जो भी वेसल है, तो उसके लिए एक ओशियन करंट प्रेडिक्टेबल पाथ एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से रिड्यूस फ्यूल कॉस्ट हो जाती है। तो ह्यूमन एक्टिविटी ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड ट्रेड के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं ओशियन करंट का। जो स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं, तो ये बहुत सारे रिप्रोडक्टिव जो सेल है, तो ये पानी डिस्पर्स करता है रिप्रोडक्टिव सेल को, जिसकी वजह से मरीन जो ऑर्गेनिज्म है, वो ना नए लोकेशन तक पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से एक जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है ओशियनिक करंट, और एक्सपेंशन ऑफ मरीन पॉपुलेशन। मान लीजिए
जो रिप्रोडक्टिव सेल ऐसी जगह पे गए जहाँ पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, तो वहाँ एक हाई चांसेस है कि मरीन पॉपुलेशन उस रीजन में ग्रो करे। तो उसके बाद जहाँ जहाँ ओशियन करंट जाते हैं, वहाँ एक रिच फिशिंग ग्राउंड बन जाते हैं, खास करके जहाँ वार्म करंट एंड कोल्ड करंट जब मीट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में न्यूट्रिएंट रिच एरियाज बन जाते हैं और उसकी वजह से जो अबंडेंट जो फिश है, वहाँ पॉपुलेशन उनका बढ़ जाता है और फिशिंग इंडस्ट्री का उस पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ होता है। तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम ओशियन करंट का इस्तेमाल करते हैं। ओशियन करंट एक्ट एज अ नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हम कार्गो यानी कि बहुत सारा मटेरियल, गुड्स, पीपल को कैरी करने के लिए हम ओशियन करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये बहुत सारे जो ओशियनिक करंट है उनका जो पाथ है वो प्रेडिक्टेबल है। तो उसकी वजह से प्रेडिक्टेबल मूवमेंट की वजह से जो ये करंट है ओशियनिक करंट, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द टाइडल पावर। तो ओशन करंट जो है उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए ओशन में या सी में कुछ पॉल्यूटेंट है तो वो पॉल्यूटेंट पानी के साथ दूसरी जगह पे बह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वेस्ट, और मान लीजिए जहाँ प्लास्टिक पहले नहीं था तो वहाँ भी प्लास्टिक अगर पहुँच गया तो उसकी वजह से क्या होता है या हार्म करता है मरीन इकोसिस्टम को या उधर के वाइल्ड लाइफ को। इकोसिस्टम डिस्टर्ब भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर ओशियन करंट में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो फूड चेन है, तो उसमें डिसरप्शन आ सकता है और जो स्पीशीज़ है, तो स्पीशीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भी अल्टर कर सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर करंट बहुत ज़ोर से अगर फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से जो भी एक रीजन का जो पॉपुलेशन है, मरीन पॉपुलेशन या फिशेज़ पॉपुलेशन है, वो दूसरे रीजन में कैरी हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अल्टर हो सकता है। एंड इट नेगेटिवली इम्पैक्ट द स्पीसीज दैट डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक करंट। अगर कोई स्पीसी पर्टिकुलर करंट पे या करंट स्पीड पे अगर डिपेंड कर रहा है कि पर्टिकुलर स्पीड में वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और या उधर उसमें खाना ढूंढ रहे हैं पर्टिकुलर स्पीसीज, तो उसकी वजह से अगर उस करंट में अगर चेंजेस आ गए तो उनको खाना भी नहीं मिलेगा और उनके रिप्रोडक्टिव सेल भी बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। तो उसके बाद उसके बाद जो एक्सट्रीम वेदर है, तो एक्सट्रीम वेदर भी ये लाते हैं ओशियन करंट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टेन जो करंट होते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटेंस वेदर फेनोमेना, यानी कि बहुत जगह पे क्या हो जाता है, हरिकेन या साइक्लोन आ सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द मिक्सिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड करंट कह सकते हैं। एंड कोस्टल इरोजन एंड डिपोजिशन, तो ये क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग करंट जो होते हैं, तो उसकी वजह से जो सिग्निफिकेंट जो कोस्टल रीजन है, उधर इरोजन हो सकता है कुछ एरियाज में, लेकिन कुछ एरियाज में डिपोजिशन भी हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ का जो भी नेचुरल लैंडस्केप है वो क्या होता है, अल्टर हो जाता है। तो ओशियन करंट डिसएडवांटेज में शिपिंग हज़ार्ड भी होते हैं कि जभी भी कोल्ड करंट एंड वार्म करंट मीट हो जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है कि फॉग जनरेट हो जाता है या क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से विज़िबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और जो भी वहाँ के पानी में जो भी जहाज़ है, तो जहाज़ को वो इट पोजेस अ सिग्निफिकेंट डेंजर टू द शिप्स एंड पोटेंशियली लीडिंग टू रेक्स। यानी कि अगर वो जहाज़ एक-दूसरे के साथ या शिप से एक-दूसरे के साथ टकरा के उनका नुकसान हो सकता है और ये फॉग की वजह से हो सकता है। और फॉग तब क्रिएट होगा जब कोल्ड एंड वार्म करंट एक साथ मिक्स हो जाए। तो नेविगेशन चैलेंजेस भी होते हैं। कभी-कभी जो करंट होता है वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है या अनयूजुअल हो सकता है, जिसकी वजह से जो शिपिंग रूट है, तो उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी वजह से डिले हो सकते हैं शिपिंग में और जो फ्यूल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो सकती है एंड जो वहाँ का जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी है, तो वो भी इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज़ ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल एंड अनयूजुअल करंट। तो लोकलाइज़ थर्मल चेंजेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में मान लीजिए अगर वार्म करंट आ गया या कोल्ड करंट आ गया, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा एंड जिसकी वजह से वहाँ का जो भी मरीन लाइफ़ है या इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। यानी कि बहुत सारे स्पीशीज़ क्या होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कोल्ड करंट जो होते हैं, तो कोल्ड करंट जो होते हैं, तो वो रीजन को कोल्डर या और ड्रायर बनाते हैं। ड्रायर यानी विदाउट रेन कह सकते हैं या विदाउट प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। तो कोल्ड कोल्ड करंट क्या करता है, रीजन को कोल्ड और ड्राई बना। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। थैंक यू।